पापा बनने के बाद कितनी खुशी मिली थी आपको? और अब खुद की बेटी हुई है तो वो मेरे लिए वही चीज़ है। कुछ जनता को एक ऐसा किस्सा बताइए। 6th क्लास तक मैं कानपुर में पढ़ा। जी फिर 6th के बाद मैं 7th में चला गया था मियो कॉलेज अजमेर, जी जो कि एक हॉस्टल है। जी। तो घर से दूर रहने की कभी आदत नहीं थी मेरे को, और वहाँ जाके मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से पूरी बदल गई। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप किसको प्यार करते हैं? देखिए, जो गुरु होता है सबसे पहला गुरु बाप होता है जी एक बेटे के लिए। वो देखता है अपने फादर को और वो सोचता है कि मेरे को अपने फादर की तरह बनना है। जी। कॉलेज जाता है तो उसके साथ रैगिंग क्या आपके साथ भी हुई है? देखिए, हमारे स्कूल में क्या होता था कि कोई भी सीनियर आता था जी तो आपको खड़े होके उनके सारे काम आपको करने पड़ते थे। जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? भारत A to Z न्यूज के ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज मैं मौजूद हूं कानपुर शहर में। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर शहर में हम मौजूद हैं, और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल क्यों है वो मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं। कार्तिक कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कानपुर शहर के युवा उद्यमी भी हैं, और लेटेस्ट में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चेस फेडरेशन के निर्विरोध रूप से जीते हुए अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं भारत A to Z न्यूज के ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू अश्विनी भैया। आज कार्तिक कपूर जी से कुछ खट्टी बातें भी होंगी, कुछ मीठी यादें भी होंगी, तो आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। इसलिए अंत तक इस पूरे ब्रॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, आपको आनंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कार्तिक जी, जैसा कि अभी लेटेस्ट में आप युवाओं के आदर्श बने हैं, और जिस तरीके से आप युवा उद्यमी भी हैं, और कानपुर शहर के लिए आपने युवाओं के लिए काफ़ी काम भी किए हैं, और जिस तरीके से अभी आप चेस फेडरेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है अश्विनी भैया। सबसे पहले तो थैंक यू आपका, आपने मेरे को बुलाया है यहाँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिस फील्ड में मैं इस काम करना चाह रहा था उसमें मेरे को एक पोजीशन मिली है, जिसमें कि मैं चेस को उत्तर प्रदेश में और ऊंचाई पे लेके जाऊं। पहले से तो थी ही, बट इसको और नेक्स्ट लेवल पे मैं पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करूं चेस के मामले में। कार्तिक जी, ये तो हो गई चेस की बात। क्या आप तैयार हैं आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खट्टी और मीठी यादों को जनता के सामने ताजा करने के लिए? जी बिल्कुल अश्विनी भैया। कार्तिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं 33 साल का हूँ। 33 साल के आप हैं। जी। आपकी जाहिर सी बात है शादी हो गई होगी, जी। और कुछ दिन पूर्व आपकी बेटी भी हुई है। जी जी। पापा बनने के बाद कितनी खुशी मिली थी आपको? बहुत ही मतलब वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है ये, जब आप पैदा होते हैं, फिर उसके बाद आपके माँ बाप के लिए वो होता है, और अब खुद की बेटी हुई है तो वो मेरे लिए वही चीज़ है जो मेरे पिताजी मेरी माताजी ने अपने समय में फील किया होगा। बहुत ही खुशी मिलती है उसकी शक्ल देख के। आप पिता बन गए, अब सीधे आपके बचपने की ओर हम सीधे रुख करेंगे, और चाहते हैं कुछ जनता को एक ऐसा किस्सा बताइए बचपन का जो आज भी आपके सामने तरोताजा है। देखिए, फर्स्ट से 6th क्लास तक मैं कानपुर में पढ़ा। जी। फिर 6th के बाद मैं 7th में चला गया था मियो कॉलेज अजमेर, जी जो कि एक हॉस्टल है। जी। तो घर से दूर रहने की कभी आदत नहीं थी मेरे को, और वहाँ जाके मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से पूरी बदल गई।
जब वहाँ पे हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती थी, खुद जब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं 7वीं में जी तो बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं था, 7वीं कक्षा में छोटा ही होता है। जी तो जब वो आई वहाँ पे एकदम पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी वहाँ जाते ही, क्योंकि कोई माँ बाप सब कोई नहीं थे, सब दोस्तों के बीच में ही रहते थे। वहाँ पे सुबह 5:30 बजे उठ के हर चीज़ अपने आप करनी होती थी। तो एक वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए बचपन का, जो अभी भी मैं याद करता हूँ। जो बहुत 1 साल 1.5 साल बहुत मुश्किल से उस टाइम लगते थे बीते, लेकिन अब जब देखता हूँ पहले कि तो वही मोमेंट्स याद आते हैं मेरे को। क्या बात है कार्तिक जी, जैसा कि मैं अपने लिए बता देता हूं कि मैं बचपन में जैसे कि स्कूल में टीचरों से बहुत मार खाया हूं। जाहिर सी बात है, बच्चा जो भी पढ़ता होगा स्कूल में कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आ जाता होगा जब टीचर गुस्से से लाल पीला हो जाए। कुछ एक ऐसा किस्सा बताइए स्कूलिंग का जब कोई टीचर आपसे नाराज़ हुआ हो और शायद उसकी सज़ा भी आपको मिली हो। जी ऐसा तो हुआ है, कई बार हुआ है, बट यही मैं आपको इसी में यही किस्सा बताता हूँ कि जब मैं गया था वहाँ हॉस्टल में जी तो वहाँ पे जब सुबह के 5 बजे घंटी बजती थी जी जिससे कि हम लोग को उठ के 5:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचना होता था जहाँ पे पीटी होती थी। जी तो उस टाइम वो मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट होती थी करने में, पूरे दिन की सबसे मुश्किल उस टाइम मेरे को लगती थी कि ऐसा इससे ज़्यादा ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो जब करता था तो वही पीटी टीचर से हमेशा मेरे को 2 एक्स्ट्रा राउंड लगवाए जाते थे ग्राउंड के, जिसकी वजह से और मेरे उस चीज़ से दूर भागता था मैं। ऐसा तो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी था मैं, मेरा वेट जो था नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मेरे को भागने और उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए पीटी टीचर से सबसे ज़्यादा मैं डांट खाया हूँ। अच्छा, जैसा कि आपकी ऑब्वियसली शादी हो गई है, आपकी बेटी भी है, अब मैं आपसे एक कन्फ्यूजन वाला सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी। आप लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? जनता जानना चाहती है। देखिए लाइफ में सबसे पहले तो होते हैं माँ बाप, जिन्होंने ना होने वाली बात नहीं है, वो सबके होते हैं। आपको इसका जवाब ही दे रहा हूँ कि सबसे पहले होते हैं माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया होता है जी। और पहले ज़िंदगी के 25-30 साल उन्हीं के साथ आप रहते हो, उन्होंने ही आपको बड़ा किया होता है। फिर एक फेज़ चेंज होता है जब शादी हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी वाइफ आ जाती हैं। आपकी वाइफ आती हैं तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आती हैं, आपके साथ रहती हैं, आपके सुख दुख में वो साथ में होती हैं। वो एक फेज़ रहता है। तो सबसे पहले तो माँ बाप ही रहेंगे जी। अपनी ज़िंदगी में, चाहे जितना भी वो आगे उन बूढ़े हो जाएं, वो माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से रहता है सबसे पहले, अगर आप पूछे तो। सबसे ज़्यादा प्यार की मैंने बात की, आप सबसे ज़्यादा एक चूज़ करना है आपको, ओनली वन चूज़ करना है। सेकंड पे आप ले सकते हैं किसी को भी, सबसे फर्स्ट नंबर पे आप किसको प्यार करते हैं? जो गुरु होता है सबसे पहला गुरु बाप होता है जी। एक बेटे के लिए। वो देखता है अपने फादर को और वो सोचता है कि मेरे को अपने फादर की तरह बनना है। जी। तो मैं अपने फादर को ही अपना गुरु मानता हूँ, अपने चाचा को अपना गुरु मानता हूँ। जी। तो यही 2 गुरु हैं जिनकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, बैठा हूँ आपके साथ, तो उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के प्यार की वजह से मैं यहाँ हूँ। क्या बात है कार्तिक जी, आपने बताया कि आप अपने पिता को अपना पहला गुरु मानते हैं और माँ बाप बच्चों के पहले गुरु होते भी हैं। ये कड़वा सच है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है और बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ मैंने आपसे एक जो सवाल किया था कि आप सबसे ज़्यादा प्यार आजकल की जनरेशन की अगर बात की जाए तो अगर वो शादीशुदा है और उसे अपने घर में महाभारत नहीं करानी है, देखिए ये फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ,
तो वो सीधे सीधे जवाब ये दे देता है कि मैं अपनी वाइफ को सबसे ज़्यादा प्यार कर देता हूँ, लेकिन हाँ वो बच्चा ये भूल जाता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप अपने फादर को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने चाचा को अपना आदर्श मानते हैं। उसके बाद आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? देखिए, आपने फिर से फादर वही हो सवाल गए, जो है, फादर हो गए, आपने- चाचा हो गए। आपने नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सवाल आपने कान दूसरी तरफ से पकड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं यही मेरा जवाब है कि माँ बाप सबसे पहले। सेकंड नंबर? सेकंड नंबर जो मेरी वाइफ, मेरी बेटी अब जो दुनिया हाँ। में नहीं आई है, क्या बात है। और मेरे चाचा जिन्होंने मेरे को बचपन से पाला, जी। तो वो यही आदर्श है मेरे सब। इन्हीं से सबसे ज़्यादा मेरे को प्यार है। क्या कभी आपके फादर, जो कि जानी मानी हस्ती है कानपुर शहर की, तो मैं आपके फादर के बारे में भी जनता को बता देता हूँ कि कार्तिक कपूर जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो युवा उद्यमी भी हैं और कानपुर शहर के जगमगाते सितारे हैं, युवाओं के आदर्श हैं। और बात करते हैं कार्तिक कपूर जी के फादर के बारे में, विजय कपूर जी, जो कि एक अरसे से कोपे स्टेट दादानगर के चेयरमैन हैं और काफ़ी बड़े उद्यमी हैं, जिन्हें अपने परिचय की मोहताजी नहीं है। उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई सम्मान करता है। आज कानपुर शहर में आपको बता दें, विजय कपूर एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, मैंने तो बचपन से उन्हीं को अपना आदर्श माना। मेरे लिए तो वो ब्रांड है ही। कार्तिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्कूलिंग का कोई एक ऐसा किस्सा बता दीजिए, स्कूलिंग का। पहले आपने जो बात की थी, शायद 6 या 7 की बात की थी। जी जी। जब बच्चा टीन ईयर्स में पहुंचता है, यानी कि 13 के बाद, और जब इंटर व्यक्ति करता है, कोई भी इंसान इंटर करता है, उसके बाद जब कॉलेज में आपने जैसे ही एंटर किया, तो कॉलेज टाइम का कोई ऐसा किस्सा बता दीजिए। जैसे कि कॉलेजों में आजकल देखा जाता है रैगिंग बहुत आम सी बात हो गई है। जब व्यक्ति कॉलेज जाता है तो उसके साथ रैगिंग, क्या आपके साथ भी हुई है? रैगिंग हुई है, लेकिन वो स्कूल टाइम में हुई। आपने टीन कहा उसको। जी। क्योंकि जब हॉस्टल में बंदा जाता है तो वहाँ पे तो रैगिंग होती ही होती है। जी जी जी। एक ये कल्चर बना हुआ है, और ये एज अ हेल्दी वे भी कहूँगा मैं उसको। उस गलत वाली रैगिंग नहीं कहूँगा। हाँ। लेकिन एक हेल्दी वाली रैगिंग ज़रूर हुई है मेरे साथ। क्या बात है। कोई किस्सा बताएंगे जनता के सामने? देखिए, हमारे स्कूल में क्या होता था कि कोई भी सीनियर आता था जी। तो आपको खड़े होके उसको वेलकम करना होता था। जैसे हम लोग बैठे हैं तो कोई भी सीनियर घुसेगा तो उनको खड़ा होके आपको रिसीव करना पड़ेगा, और उनके सारे काम आपको करने पड़ते थे। कि जैसे कि उनकी पानी की बोतल भरनी होती है, या कोई भी जो उनके काम होते हैं इस टाइप की। तो इस टाइप की रैगिंग हमारे स्कूल में तो बहुत होती थी। क्या बात है। तो ये किस्से हैं कई सारे। क्या बात है। जी। क्या कभी आपको किसी से डर लगा है, और किससे लगा है ये भी बताइए। देखिए, डर तो छोटे में, जब छोटे होते थे तब लगता था कि जब फादर को आप गुरु की तरीके देखते हो तो उन्हीं से सबसे ज़्यादा डर लगता है। जी। लेकिन फिर जब बड़े होते गए तो वो डर रिस्पेक्ट में बदल गया। जी। और अब डर तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिस्पेक्ट मैंने सबसे ज़्यादा अपने फादर और अपने चाचा और अपनी मदर और जितने भी बड़े हैं घर में उनकी करता हूँ। कार्तिक जी, यहाँ पर भी वाइफ का नाम नहीं आया, जबकि शादी के बाद तो
अगर आजकल जनरेशन से बात की जाए तो अगर इस जवाब में अगर डर की बात की जाए तो आजकल की जनरेशन तो ये कहती है कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ। देखिए वाइफ का कैसा नाम है आप क्या? आप ऐसा पूछिए कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, तो जी। वाइफ का नाम आएगा। उसको डर थोड़ी कहेंगे, वाइफ के साथ तो प्यार होता है आप। और जब जीवन साथी दोनों साथ जी। में होते हैं तो एक दूसरे से डरते नहीं है, आप सवाल घुमा रहे हैं। एक साथ ही आगे बढ़ते हैं हर चीज में। आपने सही जवाब नहीं दिया, घुमा रहे हैं आप बात को। देखिए डर डर तो नहीं होता, जी, लेकिन प्यार जरूर होता क्या बात है, जी। क्या बात की है है आपने। जी। कुछ ऐसी बात बताइए, क्या कभी आपकी अनबन हुई है हाँ, पत्नी के साथ? हर हस्बैंड वाइफ में होती है। मेरे को तो लगता है कि जिसके में अनबन हल्की फुल्की ना हो तो वो नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है फिर। कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जनता को कि आपको अपनी पत्नी को मनाना पड़ गया हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे थोड़ी कभी कभी समय की कमी हो जाती है तो जी। उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पाता, या कोई इस टाइप का रीज़न होता है तो मनाना तो पड़ता ही है वाइफ को अपनी। अगर अपनी वाइफ को कभी घुमाने ले गए, कभी कोई मूवी दिखा ली, कहीं डिनर पे चले गए, ये हम लोग अक्सर कर लेते हैं। जब गुस्सा हो जाती है मेरी वाइफ तो उनको ले जाते हैं कहीं ना कहीं घुमाने। मतलब ये आपका ट्रिक है मनाने का। वही क्या बात है। समझ वही समझ लीजिए। क्या आप अपनी वाइफ से कभी गुस्सा हुए हैं जब आपकी वाइफ ने आपको काफ़ी मनाया हो? ऐसा होता है, कभी मैं मनाता हूँ तो कभी वो भी मनाती है। क्या बात है। बिल्कुल होता है ऐसा। क्या आप जल्दी से मान जाते हैं या फिर कोशिश थोड़ा करके भाव एकदम खाते हैं? बिल्कुल जल्दी से मान जाते हैं। क्या क्योंकि बात है। कभी मैं चाहता नहीं कि वो उसको मैं दुखी देखूं कोई भी चीज़ में, और अब क्या बात है। आगे कोई भी ऐसा काम हम लोग ना करें कि जिससे कि अनबन हो किसी भी चीज़ में। आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे हुए हैं? और कोई एक ऐसा किस्सा बता दीजिए, किस बात को लेकर आप इंस्पायर हुए? इंस्पायर अपने चाचा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जी। मिस्टर डॉक्टर संजय कपूर से। जी। उनकी मेहनत देखता हूँ रोज़, वो जी। कितनी मेहनत करते हैं। जैसे अभी आपने क्रिकेट मैच का एग्जांपल लिया, जी। उनका देखा मैंने, वो रात रात भर सोते नहीं थे, जी। वो वहीं पे रहते थे, वहीं पे उनकी मेहनत, जो उनकी लगन है, जो उनका पैशन है, उसको देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि अब वो उनसे सारे ये गुण मैं लेने की कोशिश करूँ। क्या बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही है जी। कि आप अपने चाचा डॉक्टर संजय कपूर जी से इंस्पायर हैं। बहुत ही नेक इंसान हैं। डॉक्टर संजय कपूर के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डॉक्टर संजय कपूर कानपुर शहर की एक जानी मानी हस्ती हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में चेस का नाम रोशन किया है, और एक इस तरीके से आपको बता दें, इंडिया के अंदर 147 देशों का ओलंपियाड करवाने की मेजबानी भी 183 देशों की मेजबानी करी थी। और एक इतिहास बना था हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का डंका पूरे वर्ल्ड में बजा था, वो भी डॉक्टर संजय कपूर की बदौलत। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी वो इंडिया जोन के फीडे के हेड हैं इस समय। जी जी जी, वो बताने की सब जानते हैं इस समय। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि चेस, अगर आजकल युवाओं से बात की जाए तो युवाओं में क्रिकेट की अपेक्षा चेस का क्रेज कम है। उस चेस का क्रेज के लिए तड़का लगाने वाले, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो डॉक्टर संजय कपूर हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन के, फेडरेशन के, तो उन्होंने 16 करोड़ रुपए चेस की प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए खर्च किए थे, जो कि उनका बजट था। और सारा मैक्सिमम बजट उन्होंने चेस की डेवलपमेंट के लिए लगा ली, जिसके रिजल्ट
आजकल हम लोग देख रहे हैं। जी अभी एक हफ्ते पहले ही इंडिया को 2 गोल्ड मिले हैं जी। और जितने भी प्लेयर्स हैं, कई नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं इस समय चेस में। चेस की अगर बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद, जिनका डंका पूरे वर्ल्ड में मन चुका है, जी वो भी इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर संजय कपूर जी के साथ जब ओलंपियाड की मेज़बानी डॉक्टर संजय कपूर जी कर रहे थे, अक्सर उनको डॉक्टर संजय कपूर जी के साथ देखा जाता था। और जो उन्होंने इस देश में जिस तरीके से हिंदुस्तान में ओलंपियाड करवाया, 183 देशों की मेज़बानी की, और एक जो कल्चर बना, और पूरे हर स्टेट में, इंडिया के शायद हर स्टेट में मशाल यात्रा गई थी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जी उस मशाल की शुरुआत की थी। जी जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेस खेल कर उसकी शुरुआत की थी। जी ये पूरी दुनिया ने देखा था और बड़ा ऐतिहासिक पल था। और आप जैसे कि अभी चेस फेडरेशन के यूपी के अध्यक्ष बने हैं, वो भी निर्विरोध, क्या क्या प्लानिंग है युवाओं के लिए, क्या कहना चाहते हैं? अभी सबसे पहला एम मेरा यही है कि हर स्कूल में चेस होगी। जी पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर स्कूल में, हर जगह मेरे को चेस पहुंचानी है। जी। और अगले महीने दिसंबर में एक चेस का टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, जिसका प्राइस मनी 10 लाख रुपए होगा जो उसको जीतेगा। जी। और अगले साल ने एक और टूर्नामेंट कराएंगे जिसका 50 लाख होगा प्राइस। जी। तो ये अभी कई सारी प्लानिंग्स हैं, ये विद इन अ मंथ ये सब स्टार्ट होना आपको दिख जाए, अपडेट करेंगे आपको इसके बारे में। क्या बात है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके फादर आपके ऊपर गुस्सा हुए हैं? जी। पूरी स्टोरी सी बताइएगा आप, क्यों हुए हैं? फादर तो गुस्सा होते ही है जी। इसलिए होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें, जी। उनसे भी आगे कार्य करें, उनसे भी अच्छे कार्य करें, उनसे भी अच्छे इंसान बने। जी। वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो हमसे आगे जाए। तो किस्से ऐसे कई सारे हैं। शैतानी जब हम लोग करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, या घूमने, जैसे मेरे को जाने का, घूमने का बड़ा शौक था, तो मैं पापा के पास जाता था कि पापा मेरे को घूमना है। और मेरे को तो आइडिया नहीं होता था कि पापा कितने बिजी रहते हैं, कि कहाँ क्या होता है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता तो होता नहीं था। छोटे बच्चे तो हम तो अपनी ज़िद पे अड़ जाते थे कि नहीं पापा जाना है। तो उसमें कभी कभी डांट पड़ जाती थी, और वो कभी पढ़ाई नहीं करता था तो उसके लिए हमेशा डांट पड़ जाती थी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। कोई एक किस्सा बता दीजिए। किस्सा ये कहूँगा आपको, एक बार मैं निकल गया था, ट्रेन में था मैं जी। और मैं ट्रेन से उतर के मैं दूसरी ट्रेन में जाके चढ़ गया, और मेरे माँ बाप मेरे को ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। ये कितने साल पुरानी बात है? ये हूँ 5-6 साल का होऊंगा बस जी। तो अब वहाँ पे मतलब काफी जिद्दी हुआ करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसे ही किस्सा आपने पूछा तो मेरे को याद आ गया एकदम से। बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं दूसरी ट्रेन में जाके चढ़ गया जी। और वो ट्रेन आमने सामने प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, दोनों ट्रेनें। तो मैं वहाँ जब थोड़ी सी ट्रेन ऐसे चलने लगी तो मैं वहाँ से चिल्ला के उनको हेलो बोल रहा था, हेलो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। गलती से चढ़े थे? गलती से ही चढ़े थे। अब छोटे बच्चे को क्या, 5-6 साल के बच्चे को क्या नॉलेज होती है कि कहाँ चढ़ गया क्या नहीं। तो ये एक किस्सा एकदम से याद आया मेरे को। तब मेरे को उन्होंने बहुत डांटा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी ये कि ये बहुत नेग्लिजेंस वाली चीज़ की थी मैंने। तो ये बहुत एक किस्सा मेरे को याद आया। ये आप बात बता रहे हैं 27 साल पुरानी? जी, ऐसे ही होगी, 26-27 साल पुरानी। क्या बात है जी। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, फिर डांट बहुत पड़ी
वो अभी भी याद होता है कि मम्मी ने ऐसे कान पकड़ के ऐसे घुमा दिया था, तो वो अभी भी मम्मी को कभी कभी कहता हूँ, मम्मी आपने मेरे कान ऐसे पकड़ के घुमा दिया था। क्या बात है, मतलब अभी भी याद आ जाता है। वो पुरानी बात है, माँ बाप की बात है, जी तो वो एकदम वो याद रहती है, क्योंकि ये कभी हाथ उठाते नहीं थे, जी, तो वो चीज़ याद रह जाती है। क्या बात है, जी बहुत अच्छा लगा आपने ये किस्सा बताया। जी आप जब कॉलेज टाइम में जब आप आए, यानी कि आफ्टर इंटर, अक्सर दोस्तों के बीच कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो जाते हैं जो आज भी अपने जहन में रहते हैं। जैसे मुझसे अगर पूछ लिया जाए, जब मैं कॉलेज में था तो मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो अक्सर छोटे मोटे विवाद आपस में हुआ करते थे, वही खट्टी मीठी यादें जिसे कहा जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप अपने दोस्तों पर नाराज़ हो गए हो, या आपके दोस्त आपके ऊपर नाराज़ हो गए हो कि फिर आपको उन्हें मनाना पड़ा हो? क्योंकि हम लोग तो अगर नाराज़ हो जाते थे तो दोस्त हमें ट्रीट देते थे, तो हमारी नाराज़गी दूर हो जाती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको ट्रीट देनी पड़ी हो या आपको ट्रीट मिली हो? जी, कई बार ऐसा होता जी, है। जब कोई एक किस्सा ऐसा? कोई दोस्ती होती है जब, जी। तो दोस्ती भी एकदम रिलेशनशिप की तरह ही होती है। जी। उतार चढ़ाव हर जगह लगे रहते हैं। जी। लेकिन जो अभी भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो जब हम लोग 2 साल के थे तब से अभी तक हम लोग दोस्त हैं। तो नाम बता दीजिए। एक बचपन के दोस्त है विपुल है, एक हर्षित है हमारे दोस्त जी और कई हैं, एक अंकुर है हमारे दोस्त। जी कई दोस्त हैं जो कि बचपन से साथ में अभी तक जी। हैं। और कभी ना कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं और एक ने चश्मा तोड़ दिया। क्या बात है। तो जानबूझ के नहीं तोड़ा, हाँ। गलती से टूट गया, लेकिन चश्मा पहनता था मैं 2nd क्लास में जब होता था, तो चश्मा टूट गया, तो उसमें हम लोग लड़ जाते थे आपस में। लेकिन फिर बाद में मना भी लेते थे, फिर जाके फिर हम लोग भेलपूड़ी खा लेते थे साथ में, या कोई सैंडविच खा लेते थे, इस टाइप का कुछ कर लेते थे कि जिससे कि फिर हम लोग वापस वैसे ही हो जाते थे। क्या वैसे बात कई सारे किस्से हैं हम लोग के, कई सारे। क्या बात है। क्या जब आप कॉलेज टाइम में आए उसके बाद भी कुछ ऐसे मूवमेंट बताइए कि जाहिर सी बात है, जब कॉलेज टाइम में कुछ ऐसी यादें हो जाती हैं जो हमेशा आपके जहन में रहती हों, हमारे भी रहती हैं। कोई ऐसी याद के बारे में बता दीजिए। देखिए, कॉलेज में मैं चला गया था लंदन पढ़ने, तो वहाँ तो क्या बात है। अपने माँ बाप से दूर था, वो जी। अपने देश से दूर था। 3 साल में वहाँ रहा, तो वहाँ पे भी एक जो लाइफस्टाइल था यहाँ से एकदम डिफरेंट था। वहाँ पे भी आप अकेले रहते हो पूरे शहर में, कोई आपके जानने वाला नहीं, नए सिरे से आपको पूरी दुनिया के वहाँ लोग मिलते हैं। जी। हर टाइप के लोग होते हैं, हर देश से लोग होते हैं। तो सबसे वहाँ कैसे रहना है पूरी दुनिया के लोगों के साथ, ये मैंने वहाँ सीखा बहुत। और खाना बनाना मैंने वहाँ जाके सीखा। क्या बात है, खाना भी बना लेते हैं? खाना बनाना खुद ही खाना बनाना पड़ता था वहाँ, और वहाँ जाके फिर मैंने कई सारी चीज़ें सीखी खाने खुद बनाने के लिए। और खुद ही रहना पड़ता था, खुद ही अपना सब कुछ किचन साफ़ करना, डिशेस साफ़ करना, कपड़े धोना, हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी वहाँ। ये एक सीख मेरे को कॉलेज की याद है, वो जो 3 साल मैंने वहाँ बिताए हैं लंदन में। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी काफ़ी बातें बताई, और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, बचपन में फैमिली में अक्सर भाई बहनों में अनबन होती है, क्या आपकी भी हुई है? बिल्कुल हुई है। मेरी बहन अभी मैरिड हैं दिल्ली में जी। और उन्हीं के साथ हम लोग अक्सर लड़ जाते थे कि टीवी कुछ चटपटी याद बताइए जो आज भी आपके जहन में आती हो, कि आप गुस्सा हुए हो या बहन ने आपको डांटा हो, या होता है बचपन में पापा जैसे ही आ जाते हैं तो हम भी अपने पापा से अपनी सिस्टर की चुगली किया करते थे। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है?
मेरी बहन को शीशे देखने का बड़ा शौक होता था क्या बात है। बचपन में। तो जब भी वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी तो मैं मम्मी को जाके बोलते, मम्मी देखो दीदी वहाँ खड़ी हुई है शीशे के सामने। तो वो एक चुगली मेरे को, आपने जब बोला चुगली तो मेरे को चुगली याद आ गई वो। और हम लोग आपस में लड़ जाते थे कौन टीवी देखेगा। और उस टाइम घर में एक ही टीवी होता था। क्या बात है। तब ये नए नए टीवी आए थे उस समय, और एक ही टीवी जो कमरे में लगा होता था उस पर हम लोग अक्सर लड़ जाते थे कि कौन देखेगा टीवी, क्या देखेगा। और जब वो फिर अब तो और जितना हम लोग लड़ाई लड़ते थे उससे ज़्यादा हम लोग का प्यार हो गया है। जब बाहर चली गई है मेरी बहन, अब दिल्ली रहती हैं, जी। कानपुर रहती नहीं है। अब तो हम लोग वही बातें याद करते हैं, किस्से याद करते हैं। अभी भी जब बैठते हैं तो वही सारे किस्से हम लोग याद करते हैं कि कैसे हम लोग आपस में लड़ते थे। कभी हाथापाई भी कर लेते थे, कभी वो मेरे को मार देती थी, कभी मैं मार देता था। क्या बात है। छोटे बच्चे जैसे आपस में। सही बात है। जैसे कि एक अभी आपकी बात सुन के एक कुछ याद आ रहा है मुझे एक किस्सा। ये बात है आज से लगभग 27-28 साल पुरानी। उस समय जो आजकल एलईडी आ गया है, उससे पहले एलसीडी हुआ करता था, उससे पहले कलर्ड 22 इंची 28 इंची 32 इंची वाले टीवी हुआ करते थे, बड़े चौड़े वाले। जी जी, इतने मोटे मोटे। हाँ, अब तो भाई पतला सा बिल्कुल स्लिम ट्रिम एकदम से 56 इंची की आ गए हैं। जी जी। नॉर्मल सी बात है। कोई एक ऐसा किस्सा बताइए, मुझे भी अभी सडनली याद आया। जब परदेश मूवी आई थी और कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान की मूवी आई थी, उस मूवी को हमने वीसीआर में देखा था। और कानपुर शहर की याद मैं बता रहा हूँ आपको। और काफ़ी लोग, शायद 20-25 लोग मिलके वीसीआर में देख रहे थे। क्या कोई कुछ ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ है? पूरे परिवार ने देखा जी, हो जी, या अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना, रहते हैं, सब ने मिल के देखी हो कोई मूवी? हम लोग तब क्या होता था कि नया नया टीवी, मोटा वाला टीवी जो आप कह रहे थे, वो वाला होता था। वो भी शायद 18 या 22 इंची के होते थे, इंचेस के होते थे। और उसमें एक वीसीआर लगा रहता था जिसमें कि 5-6 मूवीज ही थी। उस वीसीआर की कैसेट बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसे बड़ी सी। तो वो 5-6 मूवीज ही होती थी। ये भी नहीं कि बहुत सारा कलेक्शन हो कि 10, 12, 15, 20 मूवीज का कलेक्शन। तो वही 5-6 मूवीज हम लोग बार बार लगा के वही देखते रहते थे और बोर भी नहीं होते थे। कोई एक ऐसी मूवी जो अब तो याद भी नहीं है मेरे को। कोई एक वो थी राजेश खन्ना की कोई मूवी थी, मेरे को तो उसका नाम भी याद नहीं है। 20-25-30 साल पहले ही देखी थी मैंने वो लास्ट। क्या बात है। वो वीसीआर जब से वो हटा तो तब से वो मूवी भी नहीं देखी मैंने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आपने बोला कि आपने काफ़ी किस्से बताए अपने बचपन के, शादी के बाद के। और आप जब भी बचपन में कुछ गलती करते थे तो एक गलती भी आपने शेयर करी जनता के सामने, जब आपके शायद आपकी माता जी ने आपके कान भी खींचे थे। वो किस्सा आज भी आपको याद है और आज भी आपने बताया था कि मैं आज अक्सर कह देता हूँ मम्मी से कि मम्मी तुमने मेरे उस समय कान खींचे थे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। अब जैसा कि अब खेल पर सीधे आ जाते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। और कानपुर जो कि पूरी दुनिया में उद्योगों के लिए मशहूर भी है, और आप जैसे कि खेल से जुड़ गए हैं और युवाओं के लिए आपको आगे काफ़ी मौके भी देने हैं। आपने अभी बताया भी क्या क्या अभी आपके आने वाले प्लान्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो होता है, ये बहुत गंभीर बात है,
उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन अक्सर या तो ये कह सकते हैं टैलेंट होने के बावजूद भी वो फाइनेंस की वजह से अक्सर अपने हुनर को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती। क्या उन ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ प्लानिंग्स हैं आपके मन में, जो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते? ये जो मैंने आपको स्कूल लेवल का जो प्रोग्राम बताया है कि जिसमें कि गांव-गांव में चेस पहुंचेगी जी, इसमें से हम लोग कई बच्चों को हम लोग इसमें स्पॉन्सर करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट जो कि चेस में लगता है कि देश को मेडल जिता पाएंगे। बचपन से ही हम लोग उनको ऐसी तरबियत देंगे, और पूरा उसका बजट है हम लोग के पास कि जितना भी हम लोग का उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे होंगे जिनमें टैलेंट होगा, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेट करेंगे कि जिससे कि उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो दूर हो जाएं, जिसकी वजह से वो अपने गेम में ध्यान दे पाए। इसके कई सारे प्लान्स हैं हम लोग के ऑलरेडी यूपीएससी के, और इसको हम लोग लागू करेंगे जब हम लोग हर स्कूल में 2-2 चेस कंपलसरी होगी, 2-2 चेस गवर्नमेंट की तरफ से, 2-2 घड़ियाँ, 2-2 टेबल और 2-2 घड़ियाँ कंपलसरी हो गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसको हम लोग लागू करने की सबसे पहले लागू करना है हम लोग को इस पर। और जितने भी बच्चे होंगे जो इसमें लगता है कि आगे देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगे चेस में, उनको हम बचपन से ही चिन्हित करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। तो जो भी व्यक्ति जिनके जहन में इच्छाएं हों और वो अपनी इच्छाओं को मार रहा हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से सपोर्ट उसके साथ नहीं हो पाता है और उसका टैलेंट अक्सर सामने नहीं आ पाता है। ऐसे लोगों को इस इंटरव्यू को देखना चाहिए और आप लोगों के प्रेरणा स्रोत आपको बता दें, जिस तरीके से अभी कार्तिक जी ने बताया कि किस तरीके से वो अब सभी को मौका देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और जल्द वो मौके भी आपके पास आने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब युवाओं के हाथ में भागदौड़ होगी और भागदौड़ आ भी गई है, तो जाहिर सी बात है युवाओं का भला होना लाजमी बनता भी है। धन्यवाद आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आज आपने जवाब दिए हैं, काफ़ी टची मूवमेंट आपने बताए हैं कि आजकल की जनरेशन को इस इंटरव्यू को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले मेरे माता पिता हैं, उसके बाद मेरे चाचा जी हैं, उसके बाद मेरी पत्नी का नंबर आता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बचपन से जब आप काबिल नहीं हो जाते हैं, जब तक आपकी शादी नहीं हो पाती है, जब तक आपकी सारी ज़रूरतों की पूर्ति पेरेंट्स करते हैं, तो आपने सबसे पहला दर्जा उनको दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही। युवाओं को इन चीज़ों, इस बात से अवश्य सीखना चाहिए, जो कि आजकल की जनरेशन सीधे बोल देती है, या उनके मन में शायद ऐसा लगता है, मुझे, मैं अपने वर्ड बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि युवाओं को शायद पत्नी से डर लगता होगा कि घर में कलह ना हो जाए, महाभारत ना हो जाए। हो सकता है कुछ लोग झूठ भी बोलते हों, अपनी अपनी सोच है लोगों की। लेकिन आपने जो बोला युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का, मुझे लगता है ये काम करेगा। बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर आए और आपने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए अहम किस्से सभी के सामने साझा किए। फिर एक बार नए गेस्ट के साथ आपके सामने मैं जल्द हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।